नमस्कार भाई सभी को। आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की बाती है, जिसमें संविधान आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोतों से संबंधित प्रावधान, संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख प्रस्तावना में किया जाता है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र की संज्ञा दी है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। और यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये थी हमारे भारत की प्रस्तावना। प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्व संविधान का स्रोत है, संविधान का स्वरूप है, संविधान का उद्देश्य है। संविधान के स्रोत में क्या क्या आता है? हम भारत के लोग अर्थात जनता। स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये क्या है? स्वरूप है। और उद्देश्य क्या है? न्याय, सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो, किसी प्रकार का न्याय हो। न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियम और आत्मवर्पित करते हैं, अर्थात भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। हम भारत के लोग का यही अर्थ है। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को दो भागों में बांटा, आंतरिक मामले और बाह्य मामले। आंतरिक मामले 4 प्रकार के: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। और वैदेशिक मामले है मित्र, शत्रु, संधि। राष्ट्रकुल एवं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संगठनों की सदस्यता बनाए रखने के कारण भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के विरुद्ध आक्षेप लगाया जाता है। राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश क्राउन को केवल प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त कई वैश्विक संगठनों से
जुड़ना भारत की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही इन संगठनों द्वारा जारी नियम भारत पर बाध्यकारी भी नहीं है और भारत स्वेच्छा से ऐसे संगठनों की सदस्यता का परित्याग कर सकता है। नेहरू जी का उक्त कथन यह स्वेच्छा से किया गया करार है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकेगा। सभी प्रकार के आक्षेपों का खंडन करता है। सोशलिस्ट है समाजवादी। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समाज के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाज के सन्निकट है। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व के लक्षण भी मौजूद है। नेक्स्ट है भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। सेकंड है आय और जीवन स्तर की असमानता, इसमें गरीबी और बीमारी को कम करना। संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना और मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण, ये समाजवाद के तत्व है। योजना आयोग एवं वर्तमान में नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाते हैं। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष सेकुलर। मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही न रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्रदान है, जैसे आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट है किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि धर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। लोकतंत्र के मुख्य दो प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास कुछ ऐसे प्रमुख औजार शस्त्र हैं जिनका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। ये है परीक्षा, पहल और प्रत्यावर्तन, प्रत्याशी को वापस बुलाना और जनमत संग्रह आदि सब शामिल है। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। आगे है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उसके मूल में सामाजिक तंत्र का होना जरूरी है। नेक्स्ट है गणतंत्र रिपब्लिक। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित
किया जाता है। मंत्रिपरिषद की सहायता से ही देश के शासन को संचालित किया जाता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है। नेक्स्ट है न्याय, जस्टिस। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। ये तत्व रूसी क्रांति से प्रेरित है और प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के समान व्यवहार से है। किसी वर्ग के विशेषाधिकार का उल्लंघन न हो ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, लाइबर्टी। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान को उद्देशिका, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। नेक्स्ट है समता, इक्वलिटी। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रति व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल किए गए: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई है, जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। उनसे लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और न ही सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव किया जा सकता है। ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत है। नेक्स्ट है बंधुता। बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक अधिकार के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति की गरिमा। के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लेखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है कि वे अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना की उपयोगिता। प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक भी मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठाक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। आगे है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है और प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख भी किया गया है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। बेरुबारी संघ मामले 1960 में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध ही लगा सकती है। यह गैर न्यायिक है अर्थात इसके न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे है इसके पश्चात
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले जो 1964 में न्यायमूर्ति मधोलकर द्वारा प्रस्तावना के संविधान के अंग न होने के विषय में उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। और केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा वाद विवादों के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत से संबंधित वाद है। ये संशोधनीय है, संशोधनीय नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसमें बेरोजगारी संघ केस 1960 में संशोधनीय नहीं है। केशवानंद भारती में संशोधनीय है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। संशोधन नहीं क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। नोट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है। फर्स्ट है नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता हो नास्तिक राज्य। और सैद्धांतिक राज्य ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, जैसे श्रीलंका। और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म न हो, जैसे भारत है। भारत में अनेक धर्म हैं, इसका कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।